Hello and welcome to Learning Chemistry with S.K. Verma. Dear students, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री पीवाईक्यू सीरीज जिसमें हम लोग थर्मोडायनेमिक्स की यूनिट को डिस्कशन कर रहे हैं, इसके पीवाईक्यूज डिस्कशन कर रहे हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मान के चलिए क्वेश्चन पेपर में आपको 10 से 12 क्वेश्चंस थर्मोडायनेमिक्स से देखने को जरूर मिलेंगे। पार्ट 3 में हम आ गए हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम जो हमारे जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है और थर्मोडायनेमिक्स के कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं उनकी हम बात कर चुके हैं, वर्क के कुछ न्यूमेरिकल ले चुके हैं। इस पार्ट में हम लोग जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसके एप्लीकेशंस यानी कि थर्मोकेमिस्ट्री वाला जो पार्ट है वो डील करने वाले हैं कि एक केमिकल रिएक्शन में जो बेसिकली कितना हीट चेंज हो रहा है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जिसको बोलते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन जिसको बोलते हैं, उसकी हम लोग कैलकुलेशन सीखने वाले हैं। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसकी हम लोग बात करेंगे। थर्मोकेमिकल इक्वेशन से कैसे डील करते हैं ये भी हम लोग देखेंगे। और हेस लॉ ऑफ हीट समेशन ये क्या होता है और इस पे न्यूमेरिकल्स किस तरह से सोल्व करते हैं इस कॉन्सेप्ट से, वो हम लोग सारा देखने वाले हैं। क्वेश्चन 1 आपके सामने है, एसीएफ 2011 और केमिस्ट 2014 एग्जाम में ये आया हुआ है। इसमें इन्होंने पूछा है एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच का साइन क्या होगा। तो ये तो पूरी दुनिया को पता है भाई, एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच निगेटिव होता है क्योंकि सिस्टम से हीट बाहर निकल रही है ना, तो माइनस साइन आता है। ठीक है, एक्सो के लिए माइनस। और एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है उनमें डेल्टा एच का साइन क्या होता है बताना जरा। यस, आपने सही बताया, ये प्लस होता है। तो एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच का साइन माइनस, पहले वाला जो ऑप्शन है वो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फर्स्ट ग्रेड 2011 में सेम उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है एक हमारे पास, ठीक है, उसमें ये रिएक्शन है, एनर्जी बाहर निकलती है, ये तो होती है एक्सोथर्मिक में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड एक्सप्रेशन, मतलब एक्सोथर्मिक के लिए कौन सा सही है। तो हम फटाफट देख लेते हैं एक्सोथर्मिक के लिए कौन सा सही है। ये देखिए, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट का जो एनर्जी लेवल है ना वो ऊपर है, प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल नीचे है, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में इतनी ये जो हीट है ये क्या बोलते हैं, ये तो बाहर निकल गई, इसका मतलब इसका जो साइन है डेल्टा एच का वो माइनस होगा। ठीक है, इसी तरह से एंडोथर्मिक का आप देखोगे तो एंडोथर्मिक का जो ग्राफ होता है, रिएक्शन प्रोफाइल होता है, वो इस तरह से होता है। ये आपके प्रोडक्ट हैं और ये आपके रिएक्टेंट है, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट प्रोडक्ट की एनर्जी है वो ज्यादा है। ठीक है, तो ये इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है रिएक्शन होने में, यानी कि प्रोडक्ट की एनर्जी इतनी इतनी ज्यादा है जो मैंने गैप बनाया है वो। अब फटाफट देख लेते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, अब आप ये जो एक्सो का डायग्राम है या फिर रिएक्शन प्रोफाइल है, एनर्जी प्रोफाइल, उससे आप देख सकते हैं कि आपकी जो रिएक्टेंट की एनर्जी है ना वो प्रोडक्ट से ज्यादा होती है, इसमें एक्सो के केस में। और एंडो के केस में आपकी जो रिएक्टेंट की एनर्जी है वो कम होती है प्रोडक्ट से। देख लो, प्रोडक्ट का लेवल ऊपर है, रिएक्टेंट का लेवल नीचे है। बात आपको समझ में आ गई। अब ये जो 1 ऑप्शन है इसमें कहा है कि एक्सोथर्मिक के लिए प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है। नहीं भाई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है, ये ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, और अब हम आसानी से पता लगा लेंगे, सेकंड ऑप्शन हमारा इसमें सही है क्योंकि इसमें डेल्टा एच इज लेस देन जीरो कर रखा है। डेल्टा एच इज लेस देन जीरो का मतलब हो गया निगेटिव, इसका मतलब डेल्टा एच निगेटिव होता है। सेकंड ऑप्शन इसमें सही है, ये आप याद रखना, है ना। रिएक्टेंट की एनर्जी किसमें ज्यादा होती है, किसमें कम होती है प्रोडक्ट से, एंडो में क्या होता है, एक्सो में क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ग्रेड 2013 का ये क्वेश्चन है, इन्होंने पूछा है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज रिलेटेड टू द रिएक्शन, यानी कि एंथैल्पी ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नहीं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, है ना। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू द रिएक्शन, यानी कि कौन सी रिएक्शन के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लागू होगा। ठीक है, तो भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा सा डाउटफुल है, इसकी हम बात करेंगे। पहले हमें आज के वीडियो का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है वो है आपका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, संभवन उष्मा जिसको बोलते हैं, वो हमें मिल गया है। अब हम पहले उसकी बात करेंगे, उसके बाद में ये क्वेश्चंस लेंगे सारे के सारे। तो फटाफट देख लीजिए फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, इसकी हम लोग बात करने वाले हैं। पहले तो ये देख लेते हैं ये होती क्या है। तो इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड, यानी कि 1 मोल कंपाउंड बनना चाहिए फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, वो अपने एलिमेंट से ही बनना चाहिए, इन देयर रेफरेंस स्टेट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये लो भाई, इसकी डेफिनेशन एकदम क्लियर है। कैसे, कोई कंपाउंड है,
उसकी फॉर्मेशन होनी चाहिए, लेकिन उसका अमाउंट कितना होना चाहिए, 1 मोल फिक्स, यानी कि 1 मोल कंपाउंड बनना चाहिए। किससे बनना चाहिए, वो अपने एलिमेंट से ही बनना चाहिए, दूसरे कंपाउंड से नहीं बनना चाहिए। ठीक है, एलिमेंट से बनना चाहिए कंपाउंड। और एलिमेंट किस में होने चाहिए, अपनी रेफरेंस स्टेट में होने चाहिए, रेफरेंस स्टेट। अब आप कहोगे सर सारी बातें समझ में आ गई, एलिमेंट्स एक मोल कंपाउंड बनना चाहिए लेकिन अपने एलिमेंट से ही बनना चाहिए, एलिमेंट अपनी रेफरेंस स्टेट में होने चाहिए। तो यहाँ क्वेश्चन आ गया रेफरेंस स्टेट क्या है। ठीक है, तो रेफरेंस स्टेट है आपकी ये देखिए, द रेफरेंस स्टेट ऑफ एन एलिमेंट कौन सी होती है, रेफरेंस स्टेट मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन एट इतना टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 बार प्रेशर, यानी कि इतने टेम्परेचर और 1 बार प्रेशर पे कोई भी एलिमेंट है उसकी मोस्ट स्टेबल स्टेट कौन सी है, मोस्ट स्टेबल स्टेट कौन सी है, वो उसकी रेफरेंस स्टेट है। ठीक है, यानी कि इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पर वो कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, कौन सी स्टेट में वो पाया जाएगा, वो गैस होगा या सॉलिड होगा या वो कौन सी स्टेट में होगा। ठीक है, तो वो उसकी क्या होगी, रेफरेंस स्टेट होगी। अब रेफरेंस स्टेट आप हाइड्रोजन के लिए बात करोगे तो हाइड्रोजन के लिए उसकी गैसियस स्टेट, मोलिकुलर स्टेट और गैसियस स्टेट, है ना। हाइड्रोजन इस स्टेट में पाया जाता है 25 और 1 बार प्रेशर पे। ठीक है, क्लोरीन आप कहोगे, क्लोरीन भी गैसियस स्टेट में पाया जाता है और मोलिकुलर फॉर्म में होता है, राइट। आयोडीन, आयोडीन देखो रूम टेम्परेचर और इतने बार प्रेशर पे आयोडीन सॉलिड में होता है, आयोडीन गैस नहीं होता, ध्यान रखना, इसकी रेफरेंस स्टेट है सॉलिड। ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, इसलिए इस टेम्परेचर और इस 1 बार प्रेशर पे, इसलिए ब्रोमीन की जो रेफरेंस स्टेट है वो है Br2 लिक्विड, नॉट Br2 गैस। बच के रहना जरा आयोडीन और Br2 से। कार्बन के लिए भाई बड़ा प्रॉब्लम है, कार्बन के इतने एलोट्रोप्स होते हैं, अपर रूप है, डायमंड भी है ना, और ग्रेफाइट भी है, लेकिन मोस्ट स्टेबल स्टेट कौन सी है कार्बन की, कार्बन की मोस्ट स्टेबल स्टेट है ग्रेफाइट। आप कहोगे सर ये क्या, डायमंड तो कितना ज्यादा स्टेबल है, लेकिन नहीं, ग्रेफाइट की, ग्रेफाइट जो स्टेट है वो कार्बन की रेफरेंस स्टेट है और वही मोस्ट स्टेबल स्टेट है कार्बन की। तो कार्बन की रेफरेंस स्टेट हुई कार्बन डायमंड, ओ सॉरी कार्बन ग्रेफाइट, न कि कार्बन डायमंड। ठीक है, ओके। इसी तरह से सल्फर के भी कई सारे एलोट्रोप्स होते हैं, उनमें इसकी जो रेफरेंस स्टेट होती है वो है रोम्बिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर मोस्ट स्टेबल स्टेट है इतने टेम्परेचर और प्रेशर पे, यही इसकी रेफरेंस स्टेट है। तो आप जरा बच के रहिएगा, आयोडीन की सॉलिड होती है, ब्रोमीन की लिक्विड होती है, कार्बन की ग्रेफाइट मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है। ठीक है, और इसमें सल्फर में रोम्बिक सल्फर मोस्ट स्टेबल होता है। बात आपको समझ में आ गई। अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम पढ़ रहे हैं, फॉर्मेशन यानी कि बनना, तो भाई कंपाउंड बनता है इस रिएक्शन में। ठीक है, कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें कंपाउंड बन रहा हो, ठीक है, उसमें जो एंथैल्पी चेंज होता है वही आपका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब आप कहोगे सर हर रिएक्शन में कंपाउंड बनता है, कोई ना कोई तो बनता ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ का शर्त यह है कि वो कंपाउंड अपने एलिमेंट से बनना चाहिए और एलिमेंट अपनी रेफरेंस स्टेट में होने चाहिए, तब जो एंथैल्पी में चेंज होगा उस रिएक्शन के दौरान वो आपका क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये एग्जांपल देख लो जरा, कार्बन, अच्छा पहले देख लेते हैं, ये CH4 बन रहा है, CH4 का कितना मोल बन रहा है भाई, 1 मोल बन रहा है, चलो 1 मोल कंपाउंड बन रहा है, इतनी बात तो हुई। वो अपने एलिमेंट से बन रहा है क्या, देखो जरा, हाँ कार्बन और ये हाइड्रोजन एलिमेंट से, एलिमेंटल फॉर्म है, एलिमेंट से बन रहा है। अब देख लो जरा ये एलिमेंट अपनी रेफरेंस स्टेट में है कि नहीं है, हाइड्रोजन अपनी रेफरेंस स्टेट में है, H2 गैस, कार्बन सॉलिड और ग्रेफाइट अपनी रेफरेंस स्टेट में है, दोनों अपनी रेफरेंस स्टेट में है। इसका मतलब इस रिएक्शन में जो भी एंथैल्पी चेंज होगा डेल्टा H, वो इसके एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के इक्वल होगा। तो यहाँ पर ये एंथैल्पी चेंज हुआ है, इतनी एनर्जी बाहर निकली है, इसी को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं, किसकी, CH4 की, यानी कि CH4 के बनने में इतनी एनर्जी बाहर निकली है, ये कह सकते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि CH4 का हीट कंटेंट कितना है, इतना है, ठीक है, -74.8 किलो जूल। तो किसी भी तरह से इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बारे में अगला और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस वो है कि ये जो बेचारे एलिमेंट्स है ना, एलिमेंट्स की जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन उनकी रेफरेंस स्टेट में उसको जीरो मान लिया गया। इन्होंने कहा कि एलिमेंट यदि अपनी रेफरेंस स्टेट में है तो उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो, यानी कि इनके अनुसार तो एलिमेंट के बनने में, उसकी रेफरेंस स्टेट के बनने में कोई एनर्जी खर्च होती ही नहीं है ना। जैसे एग्जांपल के लिए क्या हो गया, H2 गैस, ये एक एलिमेंटल स्टेट है, हाइड्रोजन और रेफरेंस स्टेट में है, इसका मतलब इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो। इसी तरह से अब आपको कोई पूछे कि कार्बन की, सॉरी कार्बन जब अपनी डायमंड स्टेट में है ना, यानी कि डायमंड की जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वो जीरो है क्या, नहीं, वो जीरो नहीं है। ठीक है, ग्रेफाइट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है,
कार्बन सॉलिड स्टेट और कौन सा ग्रेफाइट, इसमें आपकी जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो क्या है, 0 है। बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि ये रेफरेंस स्टेट है, ये रेफरेंस स्टेट नहीं है डायमंड, ठीक है, इसलिए उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 नहीं है। अब आपको ये तो पता ही चल गया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, ये आपने समझ लिया। तो अब ये बता दो फटाफट, क्या बताओगे। एक रिएक्शन है आपके सामने, इसमें जरा देखना, इसमें इतना एंथैल्पी में चेंज हो रहा है, -178.3 किलो जूल पर मोल, इतना एंथैल्पी में चेंज हो रहा है। ये हीट ऑफ रिएक्शन है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, एक ही बात है। देखो रिएक्शन एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और हीट ऑफ रिएक्शन, ये तीनों एक ही चीज होती है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है कि नहीं है, ठीक है। तो आप चेक करो जरा, 1 मोल बन रहा है क्या, हाँ कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल बन रहा है, यहाँ तक तो सही है एकदम बात। ये लेकिन ये देखो गड़बड़ हो गई, ये अपने एलिमेंट से नहीं बन रहा है, दूसरे कंपाउंड से बन रहा है। इसका मतलब ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज नॉट द क्या, आपकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, ये कंपाउंड से बन रहा है, एलिमेंट से नहीं बन रहा। अब केस नंबर 2 चेक करो। केस नंबर 2 में आप कहोगे सर इस बार तो ये एलिमेंट से जरूर बन रहा है, ये देखिए एलिमेंट से बन रहा है, यहाँ भी एलिमेंट से बन रहा है, और ये अपनी रेफरेंस स्टेट में भी है। हाइड्रोजन की रेफरेंस स्टेट गैसियस है, ब्रोमीन की रेफरेंस स्टेट लिक्विड है, इसका मतलब यहाँ तक काम ओके है। लेकिन ये क्या हुआ भाई, 1 मोल बनना था, यहाँ तो 2 मोल बन रहे हैं। तो ये इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हुई क्या, ये भी नहीं हुई। ये एक्चुअल में यहाँ पर 1 मोल बनना चाहिए था तब होती, लेकिन 2 मोल बन रहे हैं, तो एंथैल्पी ऑफ आपकी जो फॉर्मेशन है वो क्या होगी, वो इसका आधा होगा, क्योंकि 2 मोल बनने में इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है ना, तो 1 मोल बनने में इसकी जो 178 का जो हाफ होगा वो उतनी एनर्जी रिलीज होगी। इसका मतलब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना हुआ, 178 का हाफ, क्योंकि 178 2 मोल के बनने में निकलने वाली एनर्जी है, 1 मोल के बनने में निकलने वाली एनर्जी इससे आधी होगी, वो ही एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी। केस नंबर 3, केस नंबर 3 इस बार जरा चेक करना, 1 मोल बन रहा है क्या, सबसे पहले देखते हैं। हाँ 1 मोल ही बन रहा है HI का। अच्छा एलिमेंट से बन रहा है क्या, हाँ यस एलिमेंट से ही बन रहा है, यहाँ H2 है, यहाँ I2 है। तो फिर क्या गड़बड़ है भाई, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए गड़बड़। यस, यहाँ पर आयोडीन अपनी रेफरेंस स्टेट में नहीं है, आयोडीन की रेफरेंस स्टेट सॉलिड है, ठीक है। ये गैसियस आयोडीन दे रखा है, ये उसकी रेफरेंस स्टेट नहीं है, इसलिए ये जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है। बात समझ में आई। तो जरा ध्यान रखिएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किस का मीनिंग क्या है, और कब कोई रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी या नहीं होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 क्वेश्चन नंबर 119, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कोरिस्पॉन्ड्स टू डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। बताओ भाई, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन से कौन सा जो इक्वेशन है वो संबंधित है, ठीक है। तो आपका वैसे तो कोई नहीं होना चाहिए, मैं बताऊंगा क्यों, लेकिन फिर भी यहाँ पर थर्ड आंसर दे रखा है, वो इन्होंने इसलिए दे रखा है क्योंकि इसमें 1 मोल बन रहा है, ऑक्सीजन अपनी गैसियस स्टेट में है, रेफरेंस स्टेट है, और कार्बन अपनी सॉलिड स्टेट रेफरेंस स्टेट में है, ठीक है। इसलिए ये क्या बोलते हैं, यही इक्वेशन होगी। यहाँ इन्होंने क्या हुआ, ऑक्सीजन भी सॉलिड स्टेट में दे दिया, नहीं भाई, यहाँ ऑक्सीजन लिक्विड स्टेट में दे दिया, नहीं, ये भी सही नहीं है, और यहाँ कार्बन को गैसियस स्टेट में दे दिया, ये भी सही नहीं है। तो कार्बन सॉलिड स्टेट में होगा, ऑक्सीजन गैसियस में। लेकिन ये गलत क्यों है आपको पता है, क्योंकि इनको बताना चाहिए था कि कार्बन सॉलिड में है लेकिन डायमंड है या ग्रेफाइट है, ये इनको बताना चाहिए था, ठीक है, तब वो ज्यादा सही होता। बात आपको समझ में आ गई, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आरपीएससी है, इतना तो चलता है थोड़ा बहुत तो, ओके। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं, फर्स्ट ग्रेड 2013 का। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हुआ था डिलीट, ये हुआ था डिलीट, क्यों हुआ था डिलीट जरा देख लो। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू द रिएक्शन, ठीक है, कैसे रिलेटेड है बताना जरा, कौन सी इक्वेशन से रिलेटेड है, इसमें रिलेटेड है क्या, नहीं भाई, इसमें 1 मोल N2 का बन तो रहा है, लेकिन एक कंपाउंड नहीं बन रहा ना, एक से ज्यादा बन रहे हैं, ये तो वैसे रिजेक्ट हो गई। इसमें 2 मोल H2O के बन रहे हैं, इसकी भी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं होगी। इसमें भी 2 कंपाउंड बन रहे हैं, ये भी नहीं। इसमें एक कंपाउंड बन रहा है, और वो लेकिन वो उससे नहीं बन रहा, किससे, आपके एलिमेंट से नहीं बन रहा, ये देखो दूसरे कंपाउंड से बन रहा है। इसका मतलब इसमें एक भी ऐसी रिएक्शन नहीं है जिसमें जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो। बात आपको समझ में आ गई है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया डिलीट, इसमें एक भी सही नहीं है, ओके। आपको पकड़ में आ गया, 1 मोल बनना चाहिए, एलिमेंट से बनना चाहिए, एलिमेंट अपनी रेफरेंस स्टेट में होने चाहिए, और जब भी एलिमेंट अपनी रेफरेंस स्टेट में होते हैं तो उनके खुद की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बेचारों की 0 कर दी इन्होंने, ठीक है, IUPAC ने कह दिया, ओके। असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट पेपर 2020। अब वापस इन्होंने यही कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। CH4 की हीट ऑफ फॉर्मेशन को कौन सी इक्वेशन दिखाती है, तो इसमें
अभी देख लेते हैं फटाफट। ये डायमंड नहीं भाई, डायमंड इसकी रेफरेंस स्टेट नहीं होती, ये भी डायमंड नहीं होती। ग्रेफाइट वाले केस हैं, एक तो ये और एक ये। लेकिन यहाँ इसने 4 नंबर में देखो, इसने 4 एटॉमिक हाइड्रोजन कर दिया। नहीं, एटॉमिक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की रेफरेंस स्टेट नहीं होती, हाइड्रोजन की रेफरेंस स्टेट होती है मोलिकुलर हाइड्रोजन, और वो भी गैसियस स्टेट में। ठीक है, तो ये रेफरेंस स्टेट नहीं है एटॉमिक हाइड्रोजन, ये वैसे गया। ऑप्शन नंबर 2 सही है। सी ग्रेफाइट में दिया हुआ है, हाइड्रोजन मोलिकुलर स्टेट और गैस स्टेट में दिया हुआ है, दोनों रेफरेंस है, एलिमेंट्स हैं। 1 मोल CH4 बन रहा है, यस, ये CH4 की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी, यानी कि इस रिएक्शन में जो भी डेल्टा H होगा ना, एंथैल्पी चेंज, वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा। आंसर नंबर 2 सही है। कॉलेज लेक्चरर 2020 का क्वेश्चन था। असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट 2018 में क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड, अच्छा, निम्न में से किसकी मानक मोलर एंथैल्पी शून्य नहीं है? चलो भाई, स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एट इतना टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जीरो। अच्छा, जीरो किसकी नहीं है? तो भाई आपको पता है ना, अभी अभी हमने एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस पढ़ा था, है ना, कन्वेंशन पढ़ा था कि भाई जो एलिमेंट्स अपनी रेफरेंस स्टेट में है, एलिमेंट्स यदि अपनी रेफरेंस स्टेट में है तो उनकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये लो, ये क्या होगी? जीरो होगी। ये हमने पढ़ा था अभी। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, एक एक को चेक कर लेते हैं। ग्रेफाइट अपनी रेफरेंस स्टेट में है, इसकी तो जीरो होगी। क्लोरीन अपनी मोलिकुलर स्टेट और गैस स्टेट में है, इसकी भी जीरो होगी। Br2 लिक्विड स्टेट में है, इसकी भी जीरो होगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये देखो, Br2 गैस इन्होंने दे दिया। Br2 की रेफरेंस स्टेट लिक्विड होती है, गैस नहीं होती, इसलिए इन्होंने नॉट जीरो पूछा है। नॉट जीरो Br2 गैसियस के केस में होगी, है ना। इसके केस में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो नहीं होगी, क्योंकि ये रेफरेंस स्टेट नहीं है। फर्स्ट ग्रेड 2011, एंथैल्पी और हीट कंटेंट ऑफ द कंपाउंड इज इक्वल टू इट्स। देखो भाई, बात बहुत सिंपल सी बात है। आपने एक कंपाउंड बना दिया XY, किससे बनाया? X एलिमेंट और Y एलिमेंट, जो अपनी रेफरेंस स्टेट में है। ठीक है, अब यूपीएससी ने कह दिया कि ये जो X और Y एलिमेंट अपनी रेफरेंस स्टेट में है, इनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो गई जीरो। इसका मतलब इस रिएक्शन में जो भी टोटल हीट चेंज हुआ, वो इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो गई, या इसका टोटल हीट कंटेंट हो गया। बात आपको समझ में आई? XY में कितनी एंथैल्पी, कितना हीट कंटेंट होता है, जितना इस रिएक्शन का एंथैल्पी में चेंज होता है, या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना। तो इसलिए ये बात एकदम सही है कि एंथैल्पी और हीट कंटेंट ऑफ ए कंपाउंड वो किसके इक्वल होता है? हीट ऑफ फॉर्मेशन के इक्वल होता है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के इक्वल होता है। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? एक कंपाउंड की टोटल एंथैल्पी होती है भाई, है ना, हीट कंटेंट होता है उसका। ठीक है, क्योंकि एलिमेंट का तो इन्होंने जीरो कर दिया बेचारों ने। ओके, यस, 2 बार आ गया ये क्वेश्चन। फर्स्ट ग्रेड 2013, असिस्टेंट प्रोफेसर 2016, सेम क्वेश्चन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज जीरो। किसके लिए जीरो होगी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? भैया यूपीएससी कह के चला गया, एलिमेंट यदि अपनी रेफरेंस स्टेट में है तो जीरो होगा। ये भी एलिमेंट नहीं है, ये भी एलिमेंट नहीं है, ये भी एलिमेंट नहीं है, ये एलिमेंट है, रेफरेंस स्टेट में है, गैस स्टेट में, तो इसका मतलब इसके लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी? जीरो होगी। यूपीएससी ने कह दिया भाई, हमें मानना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड 2018 में आया है। अभी जो 2 महीने पहले एग्जाम हुआ है टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री का, उसमें भी आ गया, और ये एनसीईआरटी का 6.3 एक्सरसाइज है, जरा देख लो। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा है सभी तत्वों की विरेचन एंथैल्पी उनकी मानक अवस्था में होती है। ये लो भाई, मतलब उन जो स्टैंडर्ड स्टेट यानी कि रेफरेंस स्टेट में उनकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है एलिमेंट्स की, है ना। तो भाई एलिमेंट्स अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में हो, ठीक है, या रेफरेंस स्टेट में हो, तो उनकी जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है वो जीरो होती है। वेरी गुड क्वेश्चन, शून्य शून्य। ओके, यस, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, अच्छा तो होगा ही होगा। फर्स्ट ग्रेड 2018, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर क्वेश्चन है। ठीक है, जरा बच के रहना एग्जाम्पलर क्वेश्चन से। अब इन्होंने ये कहा है, एक रिएक्शन हमें दे दी, किसकी? NH3 के प्रिपरेशन की रिएक्शन दे दी, और उसमें इतना इन्होंने दे दिया कि ये हीट ऑफ रिएक्शन है ना, यानी कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, इतनी एनर्जी बाहर निकल रही है। अब ये जो NH3 गैस की ये इन्होंने पूछी है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 गैस। NH3 गैस के लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? तो भाई क्या होता है, सुन लो जरा, सुन भी लो। अब आप चेक करो यहाँ पर कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है। यहाँ देख लो, 2 मोल बन रहे हैं। कितने मोल बन रहे हैं? 2 मोल बन रहे हैं। तो अभी हमने बात की थी ना कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तो 1 मोल कंपाउंड बनने के लिए है, 2 मोल बन रहे हैं, इसका मतलब इसका आधा कर देंगे तो 1 मोल के लिए हो जाएगा। तो इसका -92.4 का आधा कर दो तो 46.2 हो गया। आंसर नंबर 3 ये क्या है? ये इसका
स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 गैस है। बात आपको पकड़ में आ गई का? कहाँ गड़बड़ है? इन्होंने 2 मोल बना दिए, तो ये जो एनर्जी निकल रही है -92.4, ये 2 मोल के फॉर्मेशन के लिए है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन कहती है कि 1 मोल बनने में जो एंथैल्पी में चेंज हो रहा है वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, इसलिए 2 मोल का इतना तो 1 मोल का इसका आधा। ठीक है, आंसर आपका नंबर 3, फर्स्ट ग्रेड 2018। अब देखो भाई, वो क्वेश्चन तो ऐसे आ गया अमोनिया वाला, तो एक क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है, ये कह सकता है कि ये इक्वेशन है आपके सामने, ठीक है, और इसमें इतना हीट चेंज हो रहा है, अब इसमें आपको CO2 की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका? CO2 का। आप कहेंगे इसमें तो सर CO2 डिकम्पोज हो रहा है, बन तो रहा ही नहीं, तो आप उस केस में क्या करेंगे, इसको करेंगे रिवर्स। ठीक है, रिवर्स करेंगे, रिवर्स करते ही इक्वेशन ऐसे आएगा। अब देखो CO2 बन रहा है और वो अपने जो एलिमेंट्स हैं वो अपनी रेफरेंस स्टेट में भी है और CO2 का 1 मोल बन रहा है, तो अब ये इक्वेशन एकदम सही है। ठीक है, अब अपने रिएक्शन रिवर्स कर दी ना, है ना? ठीक है, तो एक रूल है आपका थर्मोकेमिकल इक्वेशंस का कि यदि आप ये जो आप थर्मोकेमिकल इक्वेशन को रिवर्स करते हो तो उसकी डेल्टा एच का साइन भी रिवर्स हो जाएगा, वो भी बदल जाएगा। अब यहाँ प्लस साइन है तो आपको यहाँ माइनस साइन करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो यदि ये रिएक्शन दी हुई है जो इस तरह से लिखी हुई है, उल्टी लिखी हुई है, आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए उसको रिवर्स करेंगे तो उसके जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है उसका साइन भी आप उल्टा कर देंगे, तो ये हो गया। तो यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 कितनी हो गई? -393.5 किलो जूल हो गई। बात समझ में आ गई आपको? प्लस था, हमने माइनस कर दिया, क्योंकि हमने रिएक्शन भी रिवर्स कर दी, तो साइन भी माइनस होगा ना। अब भाई एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की इतनी देर से बात चल रही है तो इसकी इंपॉर्टेंस जरा समझ लें। क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? इंपॉर्टेंस ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा यूज आती है किसमें? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने में, यानी कि एक रिएक्शन में टोटल कितना हीट चेंज हो रहा है, टोटल कितना एंथैल्पी चेंज हो रहा है, डेल्टा एच ऑफ अ रिएक्शन, वो कैलकुलेट करने के काम आती है। एक रिएक्शन की रिएक्शन एंथैल्पी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये इसका फॉर्मूला रहा। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि आपके एक रिएक्शन में जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सब की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का सम, यानी कि सबका टोटल कर लो आप, जितने भी प्रोडक्ट है 5, 10, 20, उन सबकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का सम। ठीक है, ये देखो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट का सम, यहाँ पर ये जो ए है ना, ये आपका रिएक्शन कोफिशिएंट है, जो रिएक्टेंट से पहले लगाते हैं ना, फॉर्मूले से पहले लगाते हैं 2, 3, 4, 5, वो रिएक्शन कोफिशिएंट है ए। ठीक है, तो प्रोडक्ट की एंथैल्पी का सम कर लो, माइनस कर दो उसमें से क्या? रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का जो सम है वो उसमें से माइनस कर दो, ये देखो माइनस कर दिया। और ये बी क्या है? ये आपके रिएक्शन कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स है। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना क्या है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, उसमें से माइनस करना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, जो भी डिफरेंस आएगा वो क्या होगा? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच होगा। अब हमने सीख लिया, अब उसे अप्लाई करते हैं। न्यूमेरिकल आपके सामने है, फर्स्ट ग्रेड 2013 का। इन्होंने क्या कहा है वो जरा समझ लेते हैं, बात को समझो जरा, मेरे साथ पढ़ते रहो। द डेल्टा HF यानी कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसकी? CO2 की दे दी, CO2 की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, CO की और H2O की, तीन की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी है, देखो वो इतनी है, इतनी, इतनी और इतनी। ठीक है, मतलब हमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डेटा दिया गया है। सुन लो बात को, अभी आपने क्या सीखा है यहाँ पर? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से क्या निकालना? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, डेल्टा एच निकालना, यानी कि एक रिएक्शन में कितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है, कितनी बाहर निकल रही है ना, वो आपकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, वो कैलकुलेट करते हैं किससे? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के डेटा से। तो तीन कंपाउंड है, CO2, CO और H2O, इनका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डेटा ये देखो, ये दिया हुआ है। ठीक है, पूछा क्या है जरा देख लो, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन का स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज बताना है। बात आपको समझ में आ गई? अभी जो हमने किया था वही तो, कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है, निकालना है हमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, ये निकालना है एक रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज कितना हुआ। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब जरा इसको निकालेंगे कैसे? इसको निकालने का जो सॉल्यूशन है ना, वो आपके स्क्रीन पे है। कैसे? सबसे पहले तो ये देखो, कौन सी रिएक्शन के लिए निकालना है आपको, कौन सी रिएक्शन का डेल्टा एच निकालना है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, वो इस रिएक्शन का निकालना है, ये क्वेश्चन में लिखी हुई है।
ठीक है, ये क्वेश्चन में लिखी हुई है CO2 प्लस H2 CO प्लस H2, ये देखो ये रहा CO2 प्लस H2 CO प्लस H2, इस रिएक्शन के लिए निकालना है। ठीक है, तो ये लिखी हुई है यहाँ पर। तो अब इसके लिए निकालना है ना। आपकी स्कीम क्या होगी, आपका फॉर्मूला क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्या है? आपका कॉन्सेप्ट ये है कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन वो क्या होता है, टोटल स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है उसका सम, उसका टोटल, उसमें से माइनस कर देंगे रिएक्टेंट की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, ये देखो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स, है ना, ये माइनस कर देंगे तो आपका डेल्टा H यानी कि एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन ये आ जाएगा। ठीक है, अब करना कैसे है ना, सारे प्रोडक्ट माइनस सारे रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट देखना भाई, प्रोडक्ट सबसे पहले देख लो, CO है ना, तो हमने लिखा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ CO की स्टैंडर्ड एंथैल्पी, इक्वेशन सेटअप कर रहे हैं देखो हम। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट H2O है, H2O की हमने लिखी स्टैंडर्ड एंथैल्पी, प्लस किया ना हमने, ये देखो है ना, ये हमने प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड एंथैल्पी को प्लस किया है, फिर आ गया माइनस। अब रिएक्टेंट लिखेंगे, सबसे पहले लिखा हमने CO2, ये पहला रिएक्टेंट है, तो CO2 की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, फिर हमने प्लस किया और दूसरा रिएक्टेंट उठाया H2 की रिएक्शन और H2 की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। बात आपको समझ में आ गई? एक तरफ हमने प्रोडक्ट लिया उसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी और उसमें से माइनस कर रहे हैं क्या, रिएक्टेंट की स्टैंडर्ड एंथैल्पी का सम, है ना, यानी कि सारे प्रोडक्ट और सारे प्रोडक्ट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को ऐड कर दो और उसमें से माइनस कर दो सारे रिएक्टेंट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का सम। ठीक है, अब आप यहाँ पर उठा उठा के रखते जाओ, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ना वैल्यू, CO की जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो कितनी है, -11.3, मतलब 111.3, प्लस करोगे आप किसकी, इसकी H2O की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये इसमें प्लस करोगे, फिर ये साइन माइनस का एज इट इज आ गया, फिर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, ये वहां से लोगे, ये तीन वैल्यू उन्होंने दी है न्यूमेरिकल में। ठीक है, फिर ये लास्ट वाली है, ये देखना जरा, एलिमेंट अपनी रेफरेंस स्टेट में है H2, तो इसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमने ली है 0। बात आपको समझ में आ गई? अब आप इसको सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो आपने क्या किया भाई, ये जो साइन है इनको प्लस माइनस इनको सोल्व कर दो, इनको सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, देखना जरा, ये प्लस माइनस को सोल्व करोगे आप तो यहाँ पर ये माइनस आएगा, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के ये प्लस आएगा। ठीक है, तो अब आप ये आपको इक्वेशन मिल गई उस ऊपर वाली इक्वेशन से, और फिर यहाँ पर ये जो माइनस माइनस वाले हैं इनको आप सोल्व कर दोगे तो ये -353.1 हो जाएगा, उसमें ये प्लस करोगे तो आपका प्लस की वैल्यू आएगी 40.4 किलो जूल, ये आ गई आपकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, जिस रिएक्शन के लिए इन्होंने पूछा है वो ये वाली है। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं, 44.4 है क्या, हाँ ये है तो सही, ये रहा सेकंड ऑप्शन है। आपको समझ में आया क्या करना था, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डेटा दिया है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछा है, हमने कुछ नहीं किया, पहले प्रोडक्ट की एंथैल्पी का सम कर लिया, माइनस रिएक्टेंट की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को माइनस कर दिया और वो आपके सामने डेल्टा